दोस्तों नमस्कार। युद्ध होगा तो क्या होगा? युद्ध होगा तो दो देशों के बीच होगा। युद्ध होगा तो दोनों देशों के जरिए अपने अपने हथियारों का इस्तेमाल खुलकर होगा। युद्ध होगा तो उसका असर भारत के लोगों पर भी पड़ेगा और युद्ध होगा तो पाकिस्तान भी कहीं से बचेगा नहीं। भारत इस तैयारी में है कि दरअसल आतंकवाद के खिलाफ तो बहुत लड़ाई हर मौके पर लड़ लिए, लेकिन अब सवाल यह है कि आतंकवाद की जड़ों पर अगर पाकिस्तान की सत्ता का राज है तो क्यों नहीं उस सत्ता को ही सीधे निशाने पर ले लिया जाए। और पाकिस्तान के भीतर सत्ता सेना की चलती है, तो सेना को निशाने पर लेना है तो फिर क्या घबराना। शायद यह सवाल अब पाकिस्तान के भीतर भारत को लेकर घुमड़ने लगा है, क्योंकि भारत जिस तर्ज पर अब युद्ध की परिस्थितियों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है, उसमें कूटनीति भी है, उसमें विदेश नीति भी है, उसमें भारत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अलग अलग ताने बाने भी हैं। लेकिन पाकिस्तान निगाहों में है, पाकिस्तान निशाने पर है, और यही वजह है कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। मनोवैज्ञानिक युद्ध का मतलब बहुत साफ है। पाकिस्तान की घेराबंदी भारत ने हर तरीके से शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत आज चिनाब नदी के पानी को रोकने से लेकर हुई, और उसको जैसे ही रोका गया वैसे ही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हरकत में आ गया। उसने खुले तौर पर यूनाइटेड नेशन में यह आवाज उठा दी कि भारत कभी भी हमला कर सकता है और पानी का रोकना युद्ध की मुनादी है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक तुरंत बुलाई जाए। पाकिस्तान के कहे पर चीन ने मुहर लगाई और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक आज रात होगी। उस बैठक में क्या फैसला होता है महत्वपूर्ण यह नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उस बैठक में क्या चीन पाकिस्तान के साथ खुले तौर पर खड़ा होगा, क्योंकि इससे पहले हर मौके पर जब जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का नाम लिया, आतंकवादियों का नाम लिया, मामला यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा, तो फिर वहां पर वीटो का इस्तेमाल चीन ने किया। याद कीजिए, जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर वो आतंकवादी ना हो जाए, वो आतंकवादी संगठन ना हो जाए, इसके लिए वीटो का इस्तेमाल चीन ने किया था। वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। लेकिन भारत ने भी बिना देर लगाए अब देश के भीतर यह ऐलान कर दिया है कि अलग अलग राज्यों में बकायदा युद्ध की ड्रिल शुरू कर दी जाए। युद्ध की ड्रिल का मतलब यह होता है कि आपको ब्लैकआउट करना पड़ता है। ब्लैकआउट का मतलब यह होता है कि जब किसी भी देश की तरफ से कोई आक्रमण हवाई जहाज के जरिए यानी लड़ाकू विमानों से हो रहा हो, या ड्रोन के जरिए वो परखना चाहता हो कि सभ्यताएं या लोगों की रिहाइश कहां पर है, तो वो ब्लैकआउट के जरिए उसे ना दिखाई दे। दूसरी परिस्थिति होती है युद्ध की ड्रिल को लेकर कि अगर कोई धमाका हो जाए, कोई विस्फोट हो जाए, तो उससे कैसे बचा जाए और वहां पर किस तरीके से कौन से वृक्ष, कौन से पेड़, कौन से पौधे, कौन से सीमेंट की बोरियां कैसे लगाई जाती है। और इन सारी परिस्थिति में जब इस तरीके के हमले होते हैं तो वो कौन कौन सी परिस्थिति है जिसमें आपको ड्रिल के तहत तत्काल की राहत की व्यवस्था करनी पड़ती है। और इसको ऑफिशियली आज उस वक्त जारी कर दिया गया बकायदा जब होम सेक्रेटरी से मुलाकात प्रधानमंत्री की हुई, यानी गृह मंत्रालय भी सक्रिय हो गया। इससे पहले रक्षा मंत्रालय सक्रिय था, राजनाथ सिंह खुलकर सक्रिय थे। और इन सब के साथ अब तीन सवाल सबसे बड़े हो गए हैं। पहला सवाल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक का इंतजार भारत कर रहा है, या फिर भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक जो आज रात होनी है उससे पहले देश के भीतर यह संदेश देकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देशों को भी बतला दिया कि भारत तैयार है। और आप अगर कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जिसमें पाकिस्तान और उसकी जमीन पर पनपने वाले टेररिज्म के साथ वो खड़ा नजर आता और फिर भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं, चाहे कोई भी स्थिति हो। यानी एक मनोवैज्ञानिक संदेश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक दे दिया गया। दूसरा सवाल था, इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए
जिन बातों का जिक्र हो रहा था कि दो न्यूक्लियर स्टेट आपस में युद्ध की स्थिति में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कभी नहीं आए हैं और यूनाइटेड नेशन की मौजूदगी में यह उसकी सफलता है। रूस ने यूक्रेन पर हमला जरूर किया, लेकिन यूक्रेन न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया या गाजा पट्टी में हमला किया, वो न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। यानी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से मुक्ति भारत की होनी चाहिए, यह संदेश भी भारत अब आतंकवाद को निशाने पर लेते हुए निगाहों में पाकिस्तान पर निशाना साधने की सोच के साथ वो आगे बढ़ रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम नहीं करना चाहिए। और तीसरी परिस्थिति है आपका खुद का मनोबल। युद्ध के साथ जब तक खड़ा नहीं होगा और देश एकजुट होकर एक साथ नजर नहीं आएगा, तब तक युद्ध की परिस्थितियां मुश्किल वाली होती है। शायद इसीलिए जो लोग सत्ता में होते हैं और जो विपक्ष में होते हैं, दोनों की सोच में बड़ा व्यापक अंतर होता है। और लगभग 14 दिन जो बीत चुके हैं, इस दौर में विपक्ष ने कई मौकों पर कई तरीके से सरकार के निर्णयों को लेकर सवाल भी उठाए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जो सोचा करते थे कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को नहीं सहना है और अपने तौर पर भारत इतना मजबूत है कि वो जब तक जवाब नहीं देगा तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। इन तीन बातों का जिक्र खुले तौर पर खास तौर से आतंकवाद की पृष्ठभूमि में, यानी भारत में आतंकवादी हमलों के मद्देनजर और सीमा पार से आतंकवाद को लेकर जो भी सवाल प्रधानमंत्री बनने से पहले या कहें ठीक पहले जब वो प्रचार कर रहे थे खुद के प्रधानमंत्री पद को लेकर, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय आपकी अदालत जो रजत शर्मा करते हैं, उनकी अदालत में उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर नरेंद्र मोदी आए थे। इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम में रजत शर्मा ने सवाल किया था उनसे, अगर 26/11 जो टेररिस्ट अटैक मुंबई पर हुआ, अगर आप होते तो क्या करते, और आप होते तो क्या करते। उस जवाब ने क्या मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती और एक इम्तिहान की परिस्थिति खड़ी कर दी है। क्योंकि उस वक्त वह जो कह रहे थे, क्या इस वक्त उसी लकीर पर अब वो चलेंगे, और उस लकीर पर चलने का फैसला हो चुका है पीएमओ के भीतर। जब आप वो पीएमओ आज पहुंचे और उस दौर में और इस दौर में क्या वाकई पहली बार भारत के प्रधानमंत्री उस ठोस निर्णय की दिशा में बढ़ेंगे जो इससे पहले कोई प्रधानमंत्री बढ़ नहीं पा रहे थे। अगर आप इंदिरा गांधी का जिक्र छोड़ दें तो, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अमेरिका को भी दरकिनार किया था। इस वक्त भी लगातार अमेरिका से जो आवाजें आ रही हैं और वो बार बार सचेत भी कर रही है कि युद्ध होना नहीं चाहिए। चीन भी कह रहा है दक्षिण एशिया में हिंसा होनी नहीं चाहिए युद्ध की शक्ल में। ये सारी बातों का जिक्र करेंगे, लेकिन पहले हमें लगता है सुनना चाहिए जब वो प्रधानमंत्री बने नहीं थे और जिक्र आतंकवाद का था, उस परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान का जिक्र था, और अगर वो खुद होते प्रधानमंत्री तो क्या करते, सुन लीजिए। इंटरव्यू 11 बरस पुराना है। इस इंटरव्यू को देते वक्त इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मौजूदा वक्त में क्या यह कहा जा सकता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को उसी की भाषा में वह पाठ पढ़ाने की दिशा में बढ़ चुके हैं जिसकी तैयारी सभी राज्यों को दी गई है कि वह ड्रिल की शुरुआत कर दे। अगर युद्ध की परिस्थिति होती है तो कैसे ब्लैकआउट होगा, कैसे किन परिस्थिति में बच्चों के सामने मुश्किल होगी, तो उस दौर में समाज सेवक क्या करेंगे, उस दौर में जो अलग अलग ग्रुपों में काम कैसे किया जाएगा, यह एक पूरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो क्या इस ट्रेनिंग का मतलब यह है कि अब नजरें सिर्फ इस बात को लेकर है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आज रात अपनी बैठक में क्या निर्णय लेती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य हैं, 5 तो वीटो के देश हैं, उसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है। इसके बाद जो 10 परमानेंट सदस्य नहीं है, उसमें अल्जीरिया है,
डेनमार्क है, ग्रीस है, गुयाना है, पनामा है, साउथ कोरिया है, स्लोवानिया है, सोमालिया है, सिएरा लियोन है और पाकिस्तान भी है। इसीलिए पाकिस्तान ने यह गुहार लगाई और उसके बाद यह बैठक बुलाई गई और उसके बाद भारत में यह ऐलान हो गया कि अब युद्ध की ड्रिल होनी चाहिए। यह संकेत दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मंचों को देने का भी है और उस मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत का भी है जिसमें दुश्मन देश या फिर आप जिसे अपने निशाने पर ले रहे हैं उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से आप इतना शिथिल कर दें या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो दबाव इस दौर में भारत पर बन रहा है उसको खत्म करने के लिए यह परिस्थिति लानी होगी। शायद इसीलिए 24 घंटे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब एक कार्यक्रम में पहुंचे तो खुले तौर पर वो कहने से चूके नहीं कि बतौर रक्षा मंत्री मेरा काम है सीमा सुरक्षित रहे, सीमा की रक्षा करना मेरा काम है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा वो संकेत काफी है कि इस देश के भीतर और उसके मन में उठते हुए सवालों को मौजूदा राजनीतिक सत्ता समझ रही है, प्रधानमंत्री समझ रहे हैं और उस दिशा में कदम बढ़ जाएंगे। ये 24 घंटे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। आप तभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। तो क्या एक एक सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक एक नीतियों के आश्रय पाकिस्तान की घेराबंदी इस दौर में तेज कर दी गई है और वो एक लिहाज से युद्ध से पहले की परिस्थिति में आखिरी चरण में है, या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मैसेज देने के लिए यह सब कुछ कहा जा रहा है? इन दो परिस्थितियों के भीतर अगर आप चलेंगे तो एक चीज और समझिए, पाकिस्तान आर्थिक तौर पर कमजोर देश है, सेना के तौर पर भारत के सामने कहीं टिकता नहीं है। उसकी ताकत दुनिया के सामने बार्गेनिंग सिर्फ इस बात को लेकर है कि वह एक न्यूक्लियर स्टेट है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव अगर बढ़ता चला जाए और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी गारंटी अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विकसित देशों को मिल जाए तब पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा, पाकिस्तान के सबक सिखाया जाएगा। और इन सब के साथ जो घेराबंदी हुई है उसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो शुरुआत में राजनयिक से यह शुरुआत होती है, उसके बाद व्यापार बंद होता है, उसके बाद सड़क के रास्ते आवाजाही बंद होती है, फिर बंदरगाहों का रास्ता बंद होता है, फिर हवाई जहाज आसमान से गुजर नहीं सकता है, वो रास्ता भी बंद होता है, उसके बाद डाक चिट्ठी पार्सल इसको भी बंद किया जाता है। और इन सब के बीच आज भारत जो बगलिहार बांध है, जो कि बगलिहार बांध जो कि चिनाब नदी पर है और यह जम्मू के रामबन के इलाके में चिनाब नदी पर जो तैयार बगलिहार बांध से पानी जो लगातार जाता है, वहां पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट है बगलिहार के नाम पर ही है, उसकी कैपेसिटी 475 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी संभालने की है। और अब वो पानी उसमें डाइवर्ट किया गया और बांध का पानी रुक गया। बांध का पानी रुका तो वहां भारत की तरफ जो पानी बढ़ेगा जम्मू के इलाके में, वहां पर लबालब पानी होगा और दूसरी तरफ सूखने की स्थिति आएगी। ये दोनों दृश्य आज उभर कर सामने आए, जिसके बाद पाकिस्तान की अंदर बेचैनी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक को बुलाने की परिस्थिति। ये दो चीजें तय हो गई। लेकिन एक क्षण के लिए इन तस्वीरों को इसलिए देख लीजिए क्योंकि जो चेनाब नदी का पानी है वो इस तरफ बढ़ रहा है और इसके लिए चेतावनी दी जा रही है, और दूसरी तरफ सूखा है जहां पानी नहीं है। तो पानी बिल्कुल नहीं और उधर दूसरी तरफ चेतावनी भारत के इलाके में यहां से हट जाइए, यहां पानी तेजी के साथ अब बहाव यहां शुरू हो जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जा चुका है, भारत तैयार है, भारत के लोग तैयार हो रहे हैं।
भारत के अलग अलग राज्यों को अलग अलग दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं मॉक ड्रिल करने के, जो युद्ध की परिस्थिति में होते हैं। और यह संदेश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उस वक्त गया है जब अमेरिका जैसा देश लगातार पहलगाम के बाद से जो भी बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कही या उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कही, वह युद्ध के पक्ष में नहीं है। खुले तौर पर उन्होंने कहा भी। और भारत और पाकिस्तान के आपसी संघर्षों को लेकर अभी तक वह पुरानी परिस्थितियों को ही देख रहे थे। तो क्या उन पूरी परिस्थिति से हटकर प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ा और अलग निर्णय ले पा रहे हैं और लेने की स्थिति में आ चुके हैं? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस से जब फॉक्स न्यूज के एंकर रिपोर्टर ने एक सवाल किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, क्या आपको लगता है कि युद्ध की परिस्थिति दोनों देशों में आएगी? इस पर जेडी वेंस का जवाब बहुत साफ तौर पर था कि भारत के ऊपर जो हुआ है उसमें भारत बिल्कुल चाहेगा कि टेररिज्म को वो खत्म करे, जो भी टेरर वहां पर है उस टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म किया जाए। लेकिन दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान भारत की मदद करे इस आतंकवाद को खत्म करने को लेकर। यानी सवाल बिल्कुल अलग अलग है। भारत अभी तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था और पाकिस्तान खामोश रहता था, या पाकिस्तान ने गाहे बगाहे कुछ इनपुट अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देने की कोशिश की। पहली बार भारत कह रहा है कि उस टेररिज्म के पीछे पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, तो हम किस दिशा में जाएं? लेकिन अमेरिका अभी भी उसी दिशा में है। जेडी वेंस ने क्या कहा, सुनिए जरा। Sure. I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and तो क्या अमेरिका के रुख से हटकर भारत फैसला ले लेगा? इस दौर में कम से कम नजर तो यही आ रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी किसी युद्ध में, यहां तक कि करगिल युद्ध की देखने वाली पीढ़ी तो मौजूदा वक्त में मौजूद होगी। 71 का वार तो नहीं देखा होगा, या 65 का वार भी बहुत कम लोगों ने देखा होगा। जिन्होंने 65 और 71 का युद्ध देखा है वो जानते हैं कि ब्लैकआउट होता था। वो जानते हैं कि कैसे जब सायरन बजते थे तो लोग अपने घरों में चले जाते थे। तो क्या ये सायरन और ब्लैकआउट की परिस्थितियों की मॉक ड्रिल संदेश दुनिया को देने के लिए है, या तैयारी बड़ी है? क्योंकि अमेरिकी लाइन अभी भी भारत पाकिस्तान पे हमला कर दे उस दिशा में जा नहीं रही है। वो चाहता है कि अमेरिका, पाकिस्तान और भारत दोनों मिलकर आतंकवाद को खत्म करें, और भारत इस डिजाइन में इस वक्त नहीं खड़ा है। तो यहां पर अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय के दुष्दबाव का आता है, जिसमें एक तरफ रशिया है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है, और इन तीनों के बीच भारत की महत्ता दक्षिण एशिया में खासी महत्वपूर्ण है। और शायद ये बातें इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज चीन के राजदूत ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा या हमारी बातचीत हुई कि दक्षिण एशिया में युद्ध की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। यह हर कोई जानता है कि जो बेल्ट रोड का जो पूरा का पूरा खाका है, उसमें बड़ी पूंजी पाकिस्तान के बंदरगाह, गवादर बंदरगाह खास तौर से उसका जिक्र जरूरी है। उससे जोड़ते हुए कराची, और कराची की परिस्थितियों से जोड़ते हुए कैसे समुद्री रास्ते से वो बांग्लादेश तक जाने की तैयारी चीन कर रहा। यानी युद्ध होगा तो फिर हमले के दायरे में कराची भी आएगा। युद्ध होगा तो पाकिस्तान के भीतर जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो निशाने पर आएंगे। तो चीन क्या अपनी सहूलियत देखते हुए इस वक्त एक मैसेज दे रहा है पाकिस्तान के भीतर, हम आपके साथ खड़े हैं, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में क्या निर्णय होता है भारत इसका इंतजार कर रहा है। और उससे पहले एक संदेश भारत ने दे दिया, हम तैयार हैं मॉक ड्रिल के साथ। तो पहला दबाव चीन का है, क्या वो अगर पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा तब क्या होगा? दूसरा सवाल रशिया का है। रशिया और चीन की फौजों ने एक साथ संयुक्त युद्धाभ्यास अरसे बाद इसी दौर में किया है।
ब्रिक्स दोनों ने मिलकर उस करेंसी पर खामोशी बरत ली। भारत तो अलग हो गया, डॉलर के समानांतर कोई दूसरी करेंसी नहीं आएगी। हालांकि चीन गाहे बगाहे बोलता रहा और जिस तरीके से टैरिफ की लड़ाई शुरू हुई उसमें अमेरिका और चीन आमने सामने खड़े थे, तो अभी तक टैरिफ बढ़ाने का जिक्र हो रहा था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पहली बार एक इंटरव्यू में ट्रंप कहते हैं चीन के ऊपर लगाया गया टैरिफ हम कम भी कर सकते हैं। यह मैसेज ऐसे वक्त बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? और इस मैसेज को देते वक्त उन्होंने कहा कि इकोनॉमी चीन की डामाडोल है, हम करें ना करें लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर रही है और हम बिजनेस उनके साथ करें ना करें लेकिन वो कर सकते हैं, तो चीन के ऊपर लगाया गया टैरिफ कम भी हो सकता है। यह बात एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू ने इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कही। You're not dropping the tariffs against China to get them to the negotiating table. Those tariffs are staying on. Why would I do that? Would you lower them? At some point, I'm going to lower them because otherwise you could never do business with them. Yeah. And they want to do business very much. Look, their economy is really doing badly. यानी मैसेज बहुत साफ है। अमेरिका के लिए बिजनेस मायने रखता है, डॉलर की कीमत मायने रखती है। अमेरिका में आने वाला हर माल ज्यादा महंगा बिकेगा अमेरिकी सामानों की तुलना में, यानी टैरिफ बढ़ाई जाएगी, यह मायने रखता है। चीन के लिए स्ट्रेटेजिकली वो जानता है कि भारत अमेरिका के करीब है। स्ट्रेटेजिकली चीन के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना मायने रखता है और वह साथ छूटेगा नहीं। सवाल सिर्फ इतना भर है, क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में भी अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के साथ क्या वाकई चीन खड़ा होगा या नहीं होगा? तीसरी परिस्थिति रशिया के साथ है। भारत के प्रधानमंत्री ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया। रूसी राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया और इससे पहले भी रूसी राष्ट्रपति ने भारत में हुए आतंकी हमलों को लेकर खुले तौर पर कहा था कि हम भारत के साथ खड़े हैं। जापान के रक्षा मंत्री के साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात में भी यही बात सामने आई, जापान साथ में खड़ा है। लेकिन इस पूरी बातचीत और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर चीन ने भारत को लेकर खामोशी बरती। हालांकि आतंकवादी हमले का विरोध उसने किया जरूर। तीन बड़े सवाल इस वक्त भारत के सामने हैं और शायद उन्हीं तीन सवालों के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी का फैसला बड़ा मायने रखता है। जो फैसला वो प्रधानमंत्री बनने से पहले के इंटरव्यू में कर रहे थे, क्या वो उस दिशा में जाने को तैयार हो चुके हैं? यह सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय दबाव दुनिया के हर देश पर मायने रखता है और उसमें खास तौर से विकसित देशों की कतार में अगर तीनों महाशक्तियां सामने खड़ी हो तो रशिया, चीन और अमेरिका, क्या इनका दबाव इस बार कोई काम नहीं करेगा? प्रधानमंत्री मोदी फैसला ले चुके हैं। दूसरा सवाल, इस दौर में जो दुनिया के सामने ट्रेड वार है और आर्थिक नीतियों के आश्रय यह माना गया कि यूक्रेन युद्ध के जरिए हथियारों की इंडस्ट्री को जितना ज्यादा लाभ हुआ वो शायद बीते 10 बरसों में नहीं हुआ, जो 2 से 2.5 वर्षों में युद्धकाल के दौर में हथियारों की इंडस्ट्री को लाभ हो गया। तो क्या हथियारों की इंडस्ट्री, और भारत दुनिया में दूसरा बड़ा देश है जो दुनिया के बाजार से हथियार खरीदता है, उसमें फ्रांस भी है, उसमें जर्मनी भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें रशिया भी है। तो क्या भारत उस दिशा में बढ़े? ये दुनिया के बाजार की हथियारों की ताकतें ये चाहती है। और तीसरा सवाल भारत के भीतर का है, जहां पर अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तर्ज पर निर्णय नहीं लिया जो इस दौर में आपने देखा होगा कि ड्रिल करने की शुरुआत कर दीजिए, अब युद्ध की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। यानी इस देश के लोगों को भी उस मनोवैज्ञानिक युद्ध में शामिल आपको करना पड़ेगा। और सवाल सिर्फ जल, थल, वायु, पानी बंद करना यह भर नहीं है। मसला है कि इस देश के लोग मानसिक तौर पर तैयार हो जाएं। इसके मतलब और मायने दो होते हैं। एक है कि युद्ध लंबा चलेगा और दूसरा होता है कि युद्ध की तैयारी में कोई बड़ा निर्णय अगर लिया जाता है
वो क्या गलत क्या सही, आने वाले वक्त में वो किन सत्ता को टिकाएगा, किन सत्ताओं की परिस्थिति के सामने मुश्किल खड़ा करेगा, भूल जाइए। भारत एक हार्ड स्टेट के तौर पर अपनी पहल यहां के लोगों को जोड़कर कर रहा है। यह मैसेज पहली बार इस दौर में निकलकर सामने आया है, जब मॉक ड्रिल, वह भी वार को लेकर करने का ऐलान इस देश के तमाम राज्यों को कह दिया गया है और तारीख तय की गई है 7 तारीख, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला कल सुबह हर के आंखों के सामने होगा। 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगी, या उससे पहले की परिस्थिति सिर्फ यूनाइटेड नेशन के फैसले का इंतजार हो रहा है, या एक ऐसी परिस्थिति में भारत अब खड़ा हो चुका है जहां पर नेता नरेंद्र मोदी हैं, जो पुराने तमाम प्रधानमंत्रियों से हटकर हैं। ये मैसेज इस देश के लिए कितना बड़ा है, कितना आसान और कितना मुश्किल भरा है, ये शायद आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, भारत जिन रास्तों से अब पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ा है, उसमें पहली बार सिर्फ आतंकवाद नहीं, बल्कि आतंकवाद के आका और आतंकवाद की जड़ों पर हमला करने का जिक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।